सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। आप सभी लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम आपको पता है, रिबल्स एंड द राज, यानी कि विद्रोही और राज के बारे में बताया जा रहा है। किस तरीके से 1857 का जो बैटल हुआ था उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन किया जा रहा है। वीडियो का पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी किस तरीके से मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और उसके बाद फाइनली कुछ सिपाही जिन्होंने 10 तारीख मई 1857 के दिन बहुत सारे इलाकों के अंदर स्पेशली मेरठ जो रेजिमेंट है वहाँ पे अटैक कर दिए। देन दे फाइनली केम टू दिल्ली और 12 मई अर्ली मॉर्निंग लगभग 6-7 बजे का समय रहा होगा, एग्जैक्टली बुक में दिया हुआ है। और उस टाइम पीरियड पे फिर ये बहादुर शाह जफर के पास आते हैं, मिलते हैं, देन फाइनली क्रांति आगे बढ़ती है। तो हमने इस रेवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस जानने थे। अगर आपको याद हो, मैंने पहले वाले पार्ट में इन पार्ट में मैंने बताया था कि क्रांति के ना एक स्पेशल रीजन नहीं थे, ये सारा वो बता रहा था मैं। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रेवोल्यूशन हुआ ना उसके बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर माने जाते हैं, जिसमें से अगर हम देखें मतलब बहुत सारे फैक्टर माने जाते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने डिस्कशन कर लिया था मिलिट्री कॉज के बारे में, हमने डिस्कशन कर लिया था किस तरीके से जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल कॉज हुए थे वो देख लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि दूसरे और कॉज कौन से थे। देन फाइनली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये रिवॉल्ट क्या कहते हैं आगे बढ़ रहा था तो किस तरीके से सभी लोगों ने इसके अंदर जुड़ना चालू कर दिया था। सो कहाँ से कौन कौन था, थोड़ा बुक से थोड़ा यूपीएससी लेवल से मैंने इसको क्या कहते हैं कवर अप करने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए हमने ये सब पढ़ लिया था, पॉलिटिकल वाला पढ़ लिया था और उसके बाद जो वीडियो का अगला पार्ट आता है यहाँ से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ फाइल तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप हमारे वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपको सारी अपडेट्स और सारी चीज़ें मिल जाती है, समय समय में पता चल जाता है। अब यहाँ पे ना अब हम बात करेंगे उसके आगे वाले पोर्शन पे। अब बात करेंगे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब पैसे से रिलेटेड है सारा का सारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इंडिया में आई थी तो उसका मेन मकसद था पैसा कमाना, और वो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर रही थी, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कर रही थी। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए ना इंडिया के अंदर तो वो चार्टर एक्ट लेके आए, जिसमें से एक चार्टर एक्ट था 1813 चार्टर एक्ट था, जिसमें पूरी तरीके से एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हाउएवर द कंपनीज मोनोपोली इन द ट्रेड with China and trade with tea in India was kept intact। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि 1813 चार्टर एक्ट के तहत अब यहाँ पे अंग्रेजों को पूरी तरीके से मोनोपोली मिल गई थी। क्यों? पूरी तरीके से इंडिया में अपना खुद का व्यापार वर्चस्व स्थापित कर सकता है। चाइना से सिर्फ और सिर्फ वो चाय लेगा, बाकी जो रॉ मटेरियल उसे मिलता है इंडिया के अंदर से। 1813 चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के लेके जाते थे, अपने इंग्लैंड में रॉ मटेरियल को बना लिया करते थे और उसके बाद दोबारा से इंडिया की मार्केट के अंदर को बेच दिया करते थे। इससे क्या हुआ कि इससे हुआ ये कि जो भारत के जो व्यापारी थे, जो मतलब छोटे वर्ग के व्यापारी थे, उनकी लाइफ बहुत गंदी तरीके से इफेक्ट होने लग गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन और आर्टिशंस जो लोग हुआ करते थे, रैयत, उसके दूसरे आर्टिशंस लोग, उन सबकी दिक्कत हुई, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन यहाँ पे हुआ। दूसरा, अगर आपको याद हो, हमने जमींदारी सिस्टम पढ़ा था, ओल्ड जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, जहाँ पे आपको पता है फिर ये जमींदारों की जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। बाद में ये रैयतवाड़ी सिस्टम बना दिया गया, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में फिर दोबारा कैसे किसानों को दिक्कत होने लगी। तो ये इकोनॉमिक कॉज था, किस तरीके से कंपनी आई, कंपनी ने अपना ट्रेड में मोनोपोली बनाया, लेकिन जो टैक्स लेने का सिस्टम था पहले जमींदारों को लूटा, जमींदारों को लूटने के बाद रैयतों को लूटा। तो इस तरीके से समाज का ये वर्ग भी जो था कहीं ना कहीं अंग्रेजों से उस टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं रूठा हुआ था। अब वो एकदम से अंग्रेजों को नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कैप्चर करते जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े जमींदारों के बाद परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा था, देन फाइनली उसके बाद फिर किसान यानी कि रैयत वाली सेटलमेंट, फिर एक महार वाली सेटलमेंट भी आएगा जो मैंने कहा था यूपीएससी लेवल पे आता है, आपको उसे स्टडी करने की जरूरत है। तो ये जो चीजें चल रही थी ना, ये बैकग्राउंड में एक इकोनॉमिक कॉज बना रही थी, ये इकोनॉमिक कॉज था। अब बात करते हैं दूसरे और कॉज की, जो क्रांति के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, वो था सोशल एंड रिलीजियस कॉज। ये था, अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियल एरोगेंस देखने को मिलता था। मतलब हमेशा बड़ी पोस्टों पे अंग्रेजों को रखा जाता था, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक कारण और सामाजिक कारण देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने खुद इंडियन कल्चर्स के अंदर बहुत सारे सामाजिक सुधार करने की प्रयास करा। जो इंडियंस लोगों को लगता है कि यार ये क्रिश्चियनिटी लोग जो है ये हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विडो रीमैरिज एक्ट लाए ये लोग। विडो रीमैरिज एक्ट यहाँ पे 1856 के अंदर आया, याद करिए, सती प्रथा खत्म करी इन लोगों ने।
जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सती प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए थी और सती प्रथा इन लोगों ने खत्म करी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर आपको नाम याद हो तो, उन्होंने खत्म करा। उसके बाद बहुत सारे रेलवे, टेलीग्राम, उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होने लगी जहां पे इंडियंस को संदेह होने लग गया कि यार ये लोग कहीं ना कहीं में क्रिश्चियनिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इवन ड्रेस कोड भी था। ड्रेस कोड ये था कि हर किसी का अपना ड्रेस कोड होगा। आप जब भी क्या कहते हैं, अगर आप किसी भी फौज में आज की डेट में भी ऐसा होता है, आप कोई ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, आपको कोई टैटू धर्म वाला नहीं होना चाहिए, आप कोई लॉकेट नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे भी धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अंग्रेज लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। इवन बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी ये देखा गया था कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म में बदल जाता था हिंदू, उसको कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं, रेजिमेंट के अंदर बड़ी पोस्टों पर भेज दिया करते थे। और ज्यादातर जो अंग्रेजी ऑफिसर्स हुआ करते थे वो बड़ी हायर पोस्ट पे होते थे और वो हमेशा दिखाने की कोशिश करते थे क्रिश्चियनिटी इज सुपीरियर देन द हिंदुइज्म। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा था जिसकी वजह से गोरे और काले के बीच में भेदभाव देखने को मिल रहा था। और धर्म के नाम पर हम देख सकते हैं कि रिलीजियस फैक्टर भी बैकग्राउंड में बन रहा था। क्योंकि आपको पता है कि हिंदू और मुस्लिम वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम वाला सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हिंदुओं को पता है कि यार वो गाय का जो हड्डी होती है, अगर उसकी आगे कहते हैं उनका पाउडर बना के आटे में खिलाया जा रहा है तो हिंदुओं के लिए दिक्कत है। मुस्लिम्स लोगों के लिए दिक्कत है कि वो सुअर नहीं खा सकते, छू नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उनके चीजों में ये हराम है। और वहां पे सुअर की चर्बी का कारतूस बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये परसेप्शन आने लग गया कि वो शायद से ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को, मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटीज में बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनमें तो ऐसा होता नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ सोशल या रिलीजियस फैक्टर भी मैटर कर गया। इसकी वजह से सारे लोग एक साथ आ गए। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भी एक कारण था। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारा मैं कह सकता हूँ कि करप्शन बढ़ना चालू हो गया था, ब्राइब, घूस। इवन इंडियंस का ये मानना हुआ करता था कि हायर पोस्ट पे जाना है ना तो आप पैसे खिला के भी हायर पोस्ट पे चले जाते थे। यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। ये क्या मतलब है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आज इंडियंस के अंदर ये ब्राइब सिस्टम, चोरी, ये जो आया है ना कहीं इसे ना कंपनी की ही देन है। इसलिए हमारे समाज के अंदर जो करप्शन है, जो ब्राइब है, जो धांधलेबाजी है, जो भ्रष्टाचार है, वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे ही आया था। और इसी वजह से आज की डेट में लोग इतना करप्शन और धांधलेबाजी करना सीख गए। मिलिट्री कॉस्ट तो हमें पता है, मिलिट्री कॉस्ट में इंस्टेंट कॉस्ट पता है। मिलिट्री कॉस्ट में आपको पता था, मैंने ये सब पहले ही आपको बता दिया। मेन था कारतूस, जिसको ये इसका कोटेड होता था, पेपर कोट होता था यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी तरीके से इसको छीलना पड़ता था। छीलने के बाद उसको कार्ट्रिज में डालेंगे, देन आप इसको बनाएंगे, फिर जाके आप इसको क्या कहते हैं इस्तेमाल कर सकते थे। और ये था इमीडिएट कॉस्ट। मिलिट्री कॉस्ट का ये इमीडिएट कॉस्ट था जिसकी वजह से क्रांति ब्लास्ट हुई। और यहाँ पे 11 मई के टाइम पीरियड में ये लोग पहुंच गए। कहाँ पे ये पहुंच गए? अगले ही दिन क्या कहते हैं आपके बहादुर शाह जफर के पास रेड फोर्ट पे, और यहां से हो गई क्रांति स्टार्ट। अब जितने भी लोग थे, जिन लोगों को मैसेज मिलता चला गया, वो सारे के सारे लोग अब अपना बदला लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए आपकी बुक के अंदर नेचर ऑफ द लीडरशिप एंड द सपोर्टर्स, इसके बारे में एक अलग से कॉलम दिया हुआ है जिसमें बताने की कोशिश करेगी कि ये आंदोलन में कहां से कितने लोग जो थे वो उठ खड़े हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ में थे। जिसमें से पहला था आपके कहते हैं दिल्ली से बहादुर शाह जफर। 85 ईयर्स लगभग इनकी एज थी। ये तो लड़ नहीं सकते थे, बट इनके बिहाफ पे जनरल बख्तर खान बोलते हैं, इसने बख्तर खान है। तो ये जो थे ना, ये उस टाइम पीरियड पे इनकी तरफ से लड़ रहे थे। आप देख सकते हो रोहिलखंड, बिजनौर, इधर के आसपास के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसलिए वहीं से ही ये मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए जो आर्मी का चीफ होता है ना, चीफ मैन, वो थे ये। और सभी लोगों को निर्देश देने के लिए ये व्यक्ति वहां पे थे। दूसरा अगर हम देखें तो कानपुर से क्या कहते हैं, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, इनकी डेथ के बाद यहाँ पे नाना साहब जो थे, नाना साहब कानपुर के अंदर इस मोर्चे को संभाल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि क्रांति के टाइम पीरियड में जब 1857 का अंत हुआ था तो ये भाग के नेपाल चले गए थे। और नेपाल इसलिए चले गए थे कि अगर यहाँ पे होते तो शायद से इनको भी मार दिया जाता। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि नाना साहब पेशवा सेकंड ये पूरी तरीके से वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे नाना साहब ने भी कहीं ना कहीं क्रांति में बहुत अच्छा रोल निभाया। नाना साहब वो थे जिन्होंने अपने आप को पेशवा की तरफ से अपने आप को खुद का गवर्नर बना दिया। खुद का गवर्नर इन द सेंस यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे उनकी मदद से बोला कि मैं गवर्नर हूँ और मैं आप पूरे भारत में लोगों को लीड करूंगा। तो यहाँ पे नाना साहब जो थे, यानी कि आप देख सकते हैं कि कानपुर से लड़ रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना क्या कहते हैं किरदार निभाया था। दूसरा नाना साहब था। फिर यहाँ पे आपको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत इनका जो बेटा था, जिन्हें अब गंगाधर राव बोलते हैं, क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई का बेटा गंगाधर राव, ये भी अंग्रेज लोग इनको नहीं इंपॉर्टेंट दे रहे थे। इसलिए क्या कहते हैं आपकी सतारा, उसके बाद झांसी, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सम्मान नहीं करा था।
मतलब जिनके अडॉप्टेड सन हुआ करते थे, और वो लोग क्या कहते हैं अडॉप्टेड सन ना होने की वजह से यहाँ पे झांसी रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने पूरी तरीके से बोल दिया कि भाई मैं भी वॉर के अंदर आपके साथ हूँ। इसीलिए यहाँ पे मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई ये भी कहीं ना कहीं वॉर के टाइम पीरियड में आई थी। और उसके बाद ये झांसी की तरफ से थी। फिर थे लखनऊ के वाजिद अली शाह। लखनऊ के वाजिद अली शाह, उस टाइम पीरियड में वाजिद अली शाह से सिंहासन छीन लिया गया था। वाजिद अली शाह से जब सिंहासन छीन लिया गया था तो उनके बेटे को और उनकी वाइफ को कहीं और रहने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो वाजिद अली शाह के लड़के ब्रजेश कादर उन्होंने लखनऊ से इस वॉर को लीड करा। और यहाँ पे क्या कहते हैं नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ यहाँ पे बेगम हजरत महल और उनके बेटे उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर का बदला लूंगा क्योंकि उनसे लखनऊ का आसपास का इलाका छीन लिया था। दूसरा कुंवर सिंह, इनको बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं इंडियन रेबेलियन के बहुत बड़े वो थे, मतलब मेन ये एक वो थे क्या थे जमींदार, बहुत बड़े जमींदार माने जाते थे। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो नोन एज दिस लीडर ऑफ ड्यूरिंग इंडियन रेबेलियन ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ उज्जैनिया क्लेन ऑफ दिस एंड दिस प्लेस करंटली द जगदीशपुर पार्ट। यहाँ पे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिहार के आरा के अंदर से इन लोगों ने क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे इन वीर कुंवर सिंह या वीर बाबू कुंवर सिंह इन्होंने भी लीड करा। और ये उस टाइम पीरियड पे बहुत बड़े जमींदार थे तो इन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं भी अब बैटल में हूँ। दूसरा फिर ये मौलवी अब्दुल्ला शाह इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को समझाया कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ जाना है। आपकी बुक में मौलवी अब्दुल्ला शाह के बारे में भी अलग से दे रखा है कि ये किस तरीके से हैदराबाद के अंदर बहुत सारी टुकड़ियों को अंग्रेजों की टुकड़ियों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे थे। इवन बहुत जगह पे मारा भी था। फिर यहाँ पे कानपुर के अंदर से जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे ने झांसी रानी लक्ष्मीबाई इनका साथ लिया तात्या टोपे ने, और तात्या टोपे ने इनका साथ लिया। ये लोग आपस में मिलकर तात्या टोपे जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आगे और डीप भी पढ़ते चले जाएंगे तो हमें और समझ में आता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शाह आलम है, ये उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पुल को ध्वस्त कर दिया था। इनकी अच्छी बात ये थी कि गाँव में जाकर इन्हें लोगों को समझाया। इवन ये क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौठ परांगन के आसपास के इलाके के रहने वाले व्यक्तियों में से एक थे। और शाह मल करके इनका नाम जो था, इन्होंने अपने गुप्तचरों को भिजवाया गांव के अंदर और बहुत सारी सरकारी इमारतें जो क्या कहते हैं अंग्रेजों की थी बहुत सारी तोड़ी। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी एग्री करवाया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो ये सारे वो लोग थे जो अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे बैटल लड़ रहे थे। और यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हाँ इन सभी लोगों का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये जितने भी नाम मैंने बताए हैं सारे बुक में नहीं है, कुछ बुक से बाहर भी है जो आपके पेपर में यूपीएससी के पेपर में भी आ सकता है। आपको एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो उधर भी आने के चांसेस है। बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना रोल निभाया था। तो अब यहाँ पर अब क्या हुआ कि रूमर्स फैल रहा था। और रूमर्स ये जो फैला ना ये एकदम से नहीं फैला। रूमर मेन आप सभी लोगों को पता है, मेन रूमर ये बताया गया था कि जो हड्डी है वो कहीं ना कहीं चाहे काऊ की हड्डी और सूअर की चर्बी, अगर ये जो चीज़ें बताई जा रही है तो ये पूरी की पूरी बटालियन में ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था कि शायद से ये लोग उनके धर्म को गंदा करना चाहते हैं या उनके कास्ट को खत्म करना चाहते हैं। तो एक तो ये फैली, इसी वजह से यहाँ पे आपको देखा होगा कि मंगल पांडे ने इस रिवॉर्ड को करने से मतलब कारतूस को चबाने से या काटने से मना कर दिया था। एक रूमर ये फैला था। दूसरा रूमर ये फैला था कि ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर ये चीजें मिलाने की कोशिश करी जा रही है और इसी वजह से ये परहेज कर रहे थे इंडियंस लोग, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए दोनों के लिए चीज बिल्कुल गलत है। दूसरा अफवाह बहुत ज्यादा ये फैल रही थी कि कहा जा रहा था कि बैटल ऑफ प्लासी का हुई थी 1757 में, और ऐसा कहा जा रहा था कि लोग 100 साल के बाद अंग्रेजों का राज अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अब अंग्रेजों के खिलाफ हमें सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है। तो ये 1857 की बैटल जो थी वो 100 साल बाद होने वाली थी और लोगों का मानना था कि 23 जून के दिन 1857 में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का शासन जो था वो खत्म हो जाएगा। और कहीं ये भी अफवाह फैली थी कि शासन खत्म होने के बाद लोगों ने गांव के अंदर 2 चपाती दी और चपाती और कमल का फूल दिया, और इससे ये फैल गया कि रातों रात में कि यहाँ पे सभी को संदेश मिल रहा है कि भाई अब अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला। तो ऐसी कुछ अफवाहें फैली, लेकिन उनमें से एक अफवाह में से एक कंफर्म अफवाह ये थी जहाँ से अफवाह स्टार्ट हुई, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके बारे में आप स्टडी जरूर करिएगा। उसमें बताया गया था कि मंगल पांडे को असल में बात पता कहाँ से चली थी। मंगल पांडे को असल में बात पता कहाँ से चली थी कि ऐसा कुछ उनकी बटालियन में हो रहा है। मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये पार्ट अभी तक हमने यहीं खत्म करा है। अब हम पार्ट के अंदर घुसेंगे, चैप्टर के और बारीकी समझेंगे हम लोग
कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हुई है। ये जो पार्ट मैंने बताया है कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई है, तो आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़िएगा, आपको और चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में जानने को मिलती रहेंगी। जब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।